अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेज़ेस लॉ को स्टडी करेंगे। हेज़ेस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन भी कहा जाता है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में मुकम्मल हो रहा हो या फिर वो मल्टीपल स्टेप्स में मुकम्मल हो रहा हो, उसकी जो टोटल इंथैल्पी चेंज होगी वो सेम ही रहेगी। यानी कि अगर ए से डी बन रहा है तो इस वक्त जो इंथैल्पी चेंज होगी वो सेम ही होगी, भले ही ये रिएक्शन सीवियर स्टेप से गुजर कर बने। यानी कि ए से बी बने, फिर बी से सी बने और सी से डी बने। इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज का जो सम होगा, यानी कि अगर हम इसका सम ले लेंगे तो बराबर ही होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन के। तो स्टेटमेंट देते हैं, द टोटल इंथैल्पी चेंज will be same whether the reaction takes place in one or several steps। इसकी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आई है वो आई है -90 किलोजूल पर मोल। अब अगर हम इस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप से गुजारें, यानी कि पहले स्टेप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड से तो सोडियम बाइकार्बोनेट बने, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा कर फिर बनाएं हम सोडियम कार्बोनेट। तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आई यानी कि पहले स्टेप में वो आई -49 किलोजूल पर मोल, और फिर दूसरे स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज आई वो आई -41 किलोजूल पर मोल। तो अगर इन दोनों इंथैल्पीज़ का हम सम कर लें तो वो -90 के सम के बराबर ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं द टोटल इंथैल्पी चेंज विल बी सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सीवरल स्टेप्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लॉ जो है वो किस लिए यूज़ होता है। ये आमतौर पर यूज़ होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन के दौरान, जैसे ये रिएक्टेंट है और फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर अगर 1 ग्राम मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। तो द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यानी कि अगर हम फर्ज कर लें कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। अब अगर यहाँ पर 1 ग्राम मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। एक होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन और एक होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर कंडीशन लगा दी जाती है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 टेम्परेचर। इस कंडीशन के साथ अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रही है तो ऐसी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कहलाएगी वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। अब इस हीट ऑफ फॉर्मेशन के हम न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें एक इक्वेशन पूछी जाती है और बाकी की इक्वेशंस हमें डेटा के तौर पर दी जाती हैं। अब ये डेटा के तौर पर दी जाने वाली इक्वेशन 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक इक्वेशन पूछी जा रही है और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है, जबकि हमें 3 इक्वेशन और उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा के तौर पर दी गई हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्टेंट जो हमसे पूछा गया है इक्वेशन के अंदर वो इन 3 इक्वेशंस के अंदर मौजूद है या नहीं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कार्बन मौजूद है,
एक कार्बन मांगा गया है और एक ही मौजूद है, तो हमें इस इक्वेशन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमसे हाइड्रोजन मांगे जा रहे हैं 2, जबकि इक्वेशन 3 के अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। जब से हमसे मांगा जा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो इक्वेशन 3 है, सॉरी, इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के नतीजे में ये आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऑक्सीजन रह जाएगी यहाँ पर और 2 H2O। जब ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई होके हो जाएगी 572 किलो जूल पर मोल। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमसे जो इक्वेशन मांगी गई है CH4 जो प्रोडक्ट उसमें मौजूद है वो इन इक्वेशंस के अंदर तो मौजूद है, लेकिन वो रिएक्टेंट साइड के अंदर मौजूद है। तो हम इक्वेशन नंबर 4 को फ्लिप कर देंगे, यानी कि फ्लिप करने की सूरत में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा। इस इक्वेशन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो नेगेटिव अगर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ऐसा आप दूसरे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यही स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फ्लिप इक्वेशन 4। फ्लिप करने की सूरत में CO2 2H2O रिएक्टेंट में आ जाएंगे और CH4 जो है वो प्रोडक्ट साइड पर चले जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है वैल्यू तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 894.34 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद हम जो इक्वेशंस हमसे मांगी गई थी जिस तरीके से वो काम तो हो गया। अब ये बाकी की चीज़ें जो हमसे नहीं मांगी गई उसको कैंसिल आउट करेंगे तीनों को सम करके। तो तीनों को सम लिख लेते हैं यहीं पर। कि इक्वेशन 2 को लिखते हैं पहले C+O2 CO2। इक्वेशन जो 2 हम लिखेंगे वो हम अपनी वाली लिखेंगे 2H2 + O2 इज इक्वल्स टू H2O, और लास्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर CO2 + 2H2O और CH4 + 2O2। ठीक है, अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को एक साइड पर लिख लिया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लिखे गए हैं, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट में मौजूद है, यहाँ पर प्रोडक्ट में मौजूद है तो कैंसिल आउट। यहाँ पर रिएक्टेंट में मौजूद है ऑक्सीजन, यहाँ पर प्रोडक्ट में मौजूद है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये H2O भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा जो हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसा लाइन खींचकर कि कार्बन + 2H2 जो हमसे पूछी गई थी इक्वेशन, अब वो इक्वेशन फॉर्म हो गई है पूरी, और CH4। यहाँ पर अब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यूज़ हैं उसका भी काम कर लेते हैं। -394 -572, और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे +894 890.34। इन सब को अगर हम सम कर लेंगे
तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी -75.66 किलो जूल पर मोल। ये सवाल जो है वो बुक का सवाल है। बुक में जो सॉल्यूशन इसका गिवन है वो मुश्किल सॉल्यूशन है। जो अभी मैंने आपको कराया है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको इक्वेशन को फ्लिप करना सिखाया है कि प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट बन जाएगा, रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, और वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। इस सवाल को एक और बार देख लेते हैं कि हमसे इस सवाल में एक इक्वेशन मांगी गई थी और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी थी। इन 3 इक्वेशंस की मदद से हमने देखा कि कार्बन मांगा गया है एक, और इस इक्वेशन में कार्बन मौजूद है एक ही, तो हमने इस इक्वेशन को नहीं छेड़ा। इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट साइड पर मौजूद थे, लेकिन वो 2 नहीं थे, तो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। इक्वेशन 4 के साथ हमने ये किया कि इसको फ्लिप कर दिया। इसकी नेगेटिव वैल्यू थी तो हमने वो पॉजिटिव कर दी, और लास्ट स्टेप में हमने तीनों इक्वेशंस जो हमने बनाई थी उसका सम ले लिया, और सम लेने के बाद हमने जो कैंसिल आउट हो रही थी चीज़ें उनको कैंसिल आउट भी कर दिया, और फिर हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व होंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स। तो आज हमने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया है।